हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतीश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा क्लासेस में। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति के समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और भारत के अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत SC के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के विषय में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना, SC के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित रहने से संबंधित शिकायतों में छुआछूत पूछताछ करना आदि इसके कार्य हैं, है ना, इसके कार्य हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयक करता है। देखो, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है और आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशक और समन्वयक करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री आर्थिक मामलों का जो होता है, भारत का प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है, आर्थिक मामलों और मंत्रिपरिषद समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखो, भारत का प्रधानमंत्री होता है ना। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। CCEA समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करती है और यह मूल्य नियंत्रण FDI, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेता है। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है नवनिर्वाचित लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता, नवनिर्वाचित यानी कि अभी चुनी हुई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर को नियुक्त करता है। कौन प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने पर सदन की कार्यवाही संचालित करता है। राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। इसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना होता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के न्यायवादी की पदावधि क्या है? तो भारत के न्यायवादी की पदावधि नो फिक्स टर्म है, यानी कि कोई निश्चित अवधि नहीं है। भारत के न्यायवादी भारत के सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है।
यानी कि कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, और उच्च वकील होता है हाई कोर्ट में, है ना। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, यहाँ महान्यायवादी की। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 88 के अनुसार वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है। वह राष्ट्रपति के पश्चात का पद धारण करता है। पदावधि निश्चित नहीं की गई है संविधान में, है ना। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? देखो, एक वर्थ समिति थी एक, उसने जो है केंद्रीय बजट को केंद्रीय बजट को अलग करने की बात कही थी, है ना। देखो, 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। जो एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 21 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ रेल बजट को मिला दिया गया 2016 में। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? गणपूर्ति करने के लिए तो 25। संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद में किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी सदस्य में गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या बैठक की गणपूर्ति पूरा होने तक स्थापित कर दे, है ना। सभापति की कुल सदस्यता 245 है। राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है। इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन के लिए पर्याप्त गणपूर्ति है। देखो, 10% यानी 24 हो गया, 24.5 हो रहा है, तो 25 होने चाहिए जिससे कि गणपूर्ति पूरी हो जाए। गणपूर्ति है। और इसी तरह से लोकसभा में भी गणपूर्ति 55 सदस्य होने चाहिए, है ना। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी है। तो लोकसभा अध्यक्ष विश्व की विभिन्न संसदों और भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। तो वो क्या है? एक कड़ी लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष जो होता है, संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई थी। संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? 1949 में 16 अगस्त 1948
को पारित एक प्रस्ताव के बाद की गई थी। इस समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष संभावित मुद्दों पर संगोष्ठियां आदि का आयोजन करके संसद सदस्यों को जानकारी प्रसाद करना है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष, केंद्रीय परिषद के क्षेत्रीय परिषद है ना, क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल। तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं सर्वमान्य, तो वो होते हैं गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री जोनल काउंसिल के अध्यक्ष, जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जो क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा यह अधिनियम पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। यानी कि जो ये अधिनियम है, कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है, यह अधिनियम पूरे देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है ना, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी आंचलिक परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद है ना। उत्तर क्षेत्रीय, देखो उत्तर हो गया, देखो पहले तो पूर्व हो गया है ना, फिर पश्चिम हो गया, फिर उत्तर हो गया, फिर दक्षिण हो गया है ना, उत्तर पूर्वी हो गया और फिर केंद्रीय हो गया है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो है ही, और उत्तर पूर्वी और केंद्रीय, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, केंद्रीय और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद है ना। तो ये 6 हो गई, पर ये 5 बता रहा है, तो ये केंद्रीय वाली शायद है, ये कॉमन है सबके लिए, तो इसलिए ये 5 है ना, केंद्रीय वाली कॉमन है ना। को संसद के 1971 अधिनियम द्वारा बनाया गया। मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का देखो ये यहाँ तक 5 हैं, और उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद को संसद के 1971 के अधिनियम द्वारा बनाया गया। इसको उत्तर पूर्वी वाली को 1971 के अधिनियम द्वारा बनाया गया। मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी को भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इनको भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। भारत के 9वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? पारिश्रमिक का अधिकार भारत के राष्ट्रपति, महान्यायवादी का पारिश्रमिक है ना। अब देखो, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को पास है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद 1962 भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 के में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन 1962 में हुआ। 1962 में एकता परिषद 1962 में हुआ। एकता परिषद 1961 में बनी, पहली बैठक 62 में हुई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एकता परिषद का सलाहकारी निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है एकता परिषद, है ना। और परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख और मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता आदि शामिल होते हैं, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद आर्टिकल 100 पद का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 100 राज्यों के लिए महाधिवक्ता और वो महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में केंद्र के लिए, है ना। राज्यों के लिए 165 में महाधिवक्ता है ना। 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी पद से हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है ना। भारतीय संविधान भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में, है ना, निम्नलिखित में से सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत और सभी सदस्य शामिल होते हैं ना। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 एवं आर्टिकल 89, है ना, 89। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान 76 से 78 में भारत के न्यायवादी के बारे में बताया गया। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्ति किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। संविधान भारत के प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। भारतीय संविधान का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान कार्य को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होती है। भारतीय सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेही होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति लोकसभा का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन
की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि जो है राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, निश्चित की जाती है ना। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी के प्रमुख के रूप में माना जाता है? सरकार के प्रमुख कार्यकारी के रूप में प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंध है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, है ना। 74 में उल्लेख है। शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया गया है। वह संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। उसका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। लोकसभा निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। इसके मंत्रिपरिषद में, है ना, उसके बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति के या प्राक्कलन समिति के। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं, ना। बी, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश 1950 में किया गया था। मूलतः इसमें 25 सदस्य ये ब्लिंक कर रही है। मूलतः इसमें 25 सदस्य होते हैं। मूलतः जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था और जो है 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। 1956 में इसके सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, है ना। 17वां क्वेश्चन है, 17वें आम चुनाव 2019 लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं? तो 158, 100, 200 या फिर 78। तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन बता रहा है लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 14% हो गई है। पहली बार 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंची हैं। हालांकि वह संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से कम है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% और बांग्लादेश में 21% है। बांग्लादेश में भी हमसे ज़्यादा है। देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? सरकार के संसदीय स्वरूप, तो उत्तरदायी सरकार। किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार को संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है। संसदीय स्वरूप को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालक शक्तियां एक मंत्रिमंडल में निहित होती हैं।
इसलिए इसे मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक उसे संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो।